आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या को 16 से विभाजित किया गया, शेषफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कह रहे 13 से विभाजित होने वाली वो संख्या किससे विभाजित, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। ये 13 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो 13 से इसको विभाजित करो, 13 से तो 91, बचेगा कितना? 9 बचेगा। अब 9 में 13 से भाग नहीं जाएगा, तो हमको 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ऐसी निकालनी है जो क्या हो, 13 से विभाजित हो। तो इसमें क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। तो ये 13 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित हो जाए क्या होगी, 100 में 4 जोड़ देंगे, 104 हो गया। तभी तो 13/104। अब कह रहा है इस संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। क्या होगा शेषफल? 16 से भाग दो, 16 छक्का 96, 4 और 4 ये 4 4 8, 8 शेषफल बचेगा। क्योंकि 16 छक्का 96 होगा तो इसको घटाएं, कितना होगा, 8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोला 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको मालूम है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 104 है, तो अब सीधे कर लीजिए, 104 हो गया, उसको 16 से भाग दे दीजिए। जिनको नहीं मालूम है वो सबसे पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखे, 100 होता है, इनको 13 से विभाजित करना होगा। 13 से 91, बचा कितना, 9 यानी कि अगर ये 13 रहता तो 13 से ये भी कैंसिल हो जाता, मतलब कट जाता। 13 नहीं है तो इसको 13 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 जोड़ना मतलब 100 में 4 जोड़ना। तो 104 ऐसा नंबर है जो 13 से क्या है, विभाजित है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 16 से इसी को विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो जब इसको 16 से विभाजित करेंगे शेषफल क्या आएगा, 8 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। 65 61 का वर्गमूल निकालना है। तो इसका 65 61 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। इनका जोड़ा बनाते हैं, 2 बन गए। तो हम 65 को लेंगे, 65 किन 2 संख्या के स्क्वायर के बीच है। 65 मतलब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 65 क्या है, 8 का स्क्वायर मतलब 64, 9 का स्क्वायर 81। इन्हीं दोनों के बीच क्या है, 65 है, 64 और 81 के बीच। हम क्या करेंगे, 65 मतलब देखेंगे किसके स्क्वायर के आसपास है। 65 8 के स्क्वायर के आसपास है, यानी 8 के स्क्वायर से ज्यादा है और 9 के स्क्वायर से कम है, 3 के बीच 65 है। तो इन दोनों में देखेंगे, इनका वर्गमूल हमको निकालना है। तो इन दोनों में क्या करेंगे, देखेंगे छोटा कौन है, 8 का स्क्वायर, यानी 8 जो है क्या है यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। छोटा नंबर लेंगे, छोटे संख्या के स्क्वायर को ही लेंगे। 8 का स्क्वायर है 64 है, 65 से क्या है छोटा है, तो 8 यहाँ पे लेंगे, जो छोटा है उसको लेंगे। अब बचा क्या कि अब ये बताइए 65 64 और 81 में किसके नजदीक है। देखिए 64 और 65 के बीच कितना गैप है, 1 का है, और 65 और 81 के बीच गैप कितना है, 16 का है, 16 का है। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है, 2 ऐसी संख्याएं हैं, एक जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। 9 है ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है। 9 81 होता है तो लास्ट में क्या आता है, 1 आता है।
तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक है, या तो 81 होगा या तो 89 होगा, या तो 81 होगा या फिर 89 होगा, क्योंकि इनका स्क्वायर होता है तभी लास्ट में क्या आता है, एक होता आता है। 9 का जब स्क्वायर होता है तो लास्ट में क्या आता है, एक आता है। तो इन दोनों में होगा कौन सा आंसर, तो देखिए 65 किसके नजदीक है, 8 के स्क्वायर के, यानी 64 के नजदीक है। तो 64 और 81 में छोटा कौन है, 64 छोटा है, तो जो छोटा वाला नंबर रहेगा वही क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा। मतलब अगर 65 81 के नजदीक होती तो 81 क्या है, बड़ा है, तो हम लोग किसको ले लेते, 89 ले लेते। तो इस वजह से 65 61 का वर्गमूल कितना होगा, 81। 65 61 का वर्गमूल 81। अब आगे क्या बोला है, आगे बोल रहा है का वर्गमूल ज्ञात करके इस संख्या को, इसका वर्गमूल कितना आया 81, इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, इस संख्या को इसके वर्गमूल से विभाजित किया जाता है। इसका वर्गमूल कितना हो गया, अंडर रूट में 81, तो 81 बटा अंडर रूट में 81 का मान 9, तो 9 81 से में 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 9 इसका आंसर होगा। तो ये तरीका आप जान लीजिएगा कि इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। इस चैनल पे आपको मिलेगा भी कि वर्गमूल निकालने का तरीका, घनमूल निकालने का तरीका आपको मिलेगा। आप जाएंगे इस चैनल पर ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, आसान तरीके से कैसे करते हैं वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। हम देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे एक वृत्त की त्रिज्या अगर 10 है, वृत्त की त्रिज्या अगर 10 है तो व्यास क्या होगा, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है 20। व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। वैसे ही अगर व्यास इसको दोगुना कर दिया जाए, व्यास को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, कितना हो गया 40। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा कर देते हैं, तो त्रिज्या अब क्या होगी 20 हो गई। यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब भी व्यास को दोगुना किया जाएगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। देखिए जैसे जब त्रिज्या 10 है तो व्यास 20 है, जब व्यास को दोगुना कर दिया यानी 40 कर दिया, त्रिज्या कितना हो गया 20, क्योंकि त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो इससे एक कंक्लूजन निकला, जब भी व्यास को दोगुना किया जाएगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। हमको क्या पूछा क्वेश्चन में, उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब त्रिज्या को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, मतलब पाई आर की जगह क्या लिख देंगे, इसका दोगुना करके लिख देंगे, तो 2 दूना 4, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितनी गुनी हो जाएगी, कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एक ही चीज यहाँ पे समझना था, जब व्यास को दोगुना किया जाएगा त्रिज्या भी दोगुना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि आर की जगह अब क्या किया, 2r लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या भी अब कितनी हो गई है, 2 गुना हो गई है, तो 4 गुना हो जाएगी क्षेत्रफल। यही आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक्स के बैंक खाते में 86 रुपए 54 पैसे की धनराशि है, हाँ यहाँ पे ये शायद गलत लिखा हो, इसको रहने दीजिएगा, यहाँ से पढ़िए। फिर बोला है कि 55 रुपए 31 पैसा जमा करने और 84 रुपए 33 पैसा निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 86 रुपए 54 पैसा लिखेंगे, जमा कितना किया गया 55 रुपए 31 पैसा, 4 1 5 5 3 8 6 5 11 को 1 8 5 13 14, 141 रुपए 85 पैसा। अब इसमें से क्या करना है, बोलना है कि 84 रुपए 33 पैसा घटा देना है, निकाल लेना है, निकासी मतलब निकालना। तो 84 रुपए 33 पैसा निकाल देंगे, 2
5, 11 में से 4 गया 7, 13 में से 8 गया 5, 57 रुपये 52 पैसा। 57 रुपये 52 पैसा इतना बचेगा, शेष राशि होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है? एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। देखिए, मान लो वो संख्या क्या है? x है, x है, जिसको किससे मल्टीप्लाई किया गया? 3003 से गुणा किया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक द्वारा विभाजित किया गया। अब यहाँ पे देखने की जरूरत है 7, 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा। जब भी आपको अभाज्य संख्याएं दिखे, मतलब जो एक और अपने के अलावा किसी से ना कटे, तो उनका एलसीएम, अगर तीनों वैसे ही संख्या है तो उनका एलसीएम क्या होता है? इन तीनों का मल्टीप्लाई। जब भी आपको अभाज्य संख्याएं दिखे, मतलब अभाज्य संख्या मतलब जो अपने और एक के अलावा किसी से ना कटे, तो उनका एलसीएम क्या होगा? उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उनका एलसीएम आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी वही उनका क्या होगा? एलसीएम होगा। कह रहा है कि इतने से गुणा किया गया उस संख्या से और उसके बाद उसे 7, 11, 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया, तो इनका एलसीएम कितना आया? 7, 11, 13 विभाजित किया जाता है और फिर विभाजित किया गया तो कितना आएगा? 11 से 11 दूना 22, 8 बचा, यहां पे लिख देते हैं 11 दूना 22, 8 बचा, 11 7 77, 11 3 33, 11 से कट गया, 13 से 13 दूना 26, 13 क्रम 13, 7 से 7 3 21, बचा कितना? 3x। अब क्या कर रहा है? और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है। स्वयं वो संख्या कितनी है? x है, तो स्वयं से विभाजित किया गया, कितना बचा? 3 बचा। 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये सीखना बहुत जरूरी है, आपको ये जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 गुना की जगह लिख लीजिए घन। इस क्वेश्चन में देख लीजिए, पांच बटे आठ का घन घन 5/8 का घन अनुपात है, तो एक्स क्यूब का मान ज्ञात करना। देखिए, जो 10x + 5 अपान 42x + 8, 42x + 8, इसका अनुपात क्या है? 5/8 के घन के बराबर है, यानी 5 का भी क्यूब और 8 का भी क्यूब, तो कितना हुआ ये? 5 का क्यूब मतलब 125, 8 का क्यूब मतलब 512। 512 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 एक जीरो हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2560 हो जाएगा, और फिर 125 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 125 दूना 250 का 0, 125 चौक 500, 525 x प्लस 125 अठे 1000। देखिए,
5250 में से 5120 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5120, 80 जोड़ेंगे तो 5200 हो जाएगा, यानी 130 एक्स बचेगा। और यहां से इसको घटा देंगे, 1000 यहाँ घट जाएगा, कितना बचेगा? 1560। 0 से 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 12। तो 12 का क्यूब निकालना है। 12 बरैया में 144, अब 12 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा? 1728। जब भी कंफ्यूजन आपको क्यूब ना याद रहे तो आप हमेशा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 12। यूनिट डिजिट हम लोग ढूंढ लेंगे, क्या होगा? 2 दूना 4, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8। तो लास्ट में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा लास्ट में आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 40 के वर्ग के 40% का, तो 40 का वर्ग के वर्ग के 40%, 40% मतलब 40/100 का चौथाई भाग, चौथाई भाग मतलब 1/4, तो 40 का वर्ग मतलब 1600, 40/100 इंटू 1/4। 1 0 यहां से कटा, 1 0 यहां से कटा, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या? 160। 160 क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये आसान था एकदम, बिल्कुल आसान था। देखिए ये यूनिक क्वेश्चन लग रहा है, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन मिला नहीं, लेकिन कैसे करना कैसे इसको देख लीजिए। दिया यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ 5 गुना हो जाता है। ये एक ही बार लिखा हुआ है, लाभ 5 गुना, 2 बार लिख दिया है। तो लाभ ज्ञात करें। देखिए ये 2 तरीका है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट क्या है, बेसिक क्या है इसका सॉल्व करने के लिए, उसके बाद दूसरा तरीका बताएंगे उसको जल्दी से सॉल्व कैसे करना है। देखिए लाभ होता क्या है, विक्रय मूल्य, ऐसे लिखें इसको, P मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि अगर बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो सीपी तो वैसे ही रहेगा, तो लाभ क्या होता है? 5 गुना हो जाता है, तो जो लाभ है वो कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है यदि क्या कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य में कोई छेड़छाड़ नहीं है, लाभ क्या हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक इक्वेशन हो गया और ये 2। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5P इज इक्वल टू 5SP माइनस 5CP। अब इन दोनों को घटा देंगे। देखिए 5P कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर 5P की जगह ये वैल्यू रख दो, तो कितना होगा? 5SP माइनस 5CP इज इक्वल टू 3SP माइनस CP। देखिए 5SP 3SP इधर आएगा तो 2SP बचेगा, इधर माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया? 8 इधर माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4CP माइनस 1CP कितना हो जाएगा? अब 5CP माइनस 1CP में 4CP हो जाएगा। तो SP अपान CP को इधर लेके आएंगे, CP इज इक्वल टू 4/2 होगा, 4/2, 2 दूना 4 यानी 2/1। यानी अगर क्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 2 होगा।
क्रय मूल्य अगर 1 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 2 होगा। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत किस पे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, 1 है। लाभ कितना हुआ है, 1 रुपया का था, 2 रुपये में बिका है, 1 का हुआ है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए कितना परसेंट हुआ, 100% हुआ। ये है बेसिक तरीका लगाने के लिए, ये लगाने का क्या है, बेसिक तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड यूज करेंगे। कैसे, ये आपको नहीं करना, जो पहली बार देख रहे हैं, मतलब जो एकदम बेसिक ही समझना चाह रहे हैं कि हमको बेसिक जानना, उनके लिए है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को, ये टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है भी, हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे कि मान लो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य, उसके बाद लाभ लिख लेते हैं। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है, तो यहाँ पे लाभ का प्रतिशत दिया है सब, तो लाभ 80% हुआ, मतलब 100 का 80% कितना हुआ, 80। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो ये 180 हो गया। अब देखिए क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब हम लोग क्या पहले कंडीशन से लिख लिए, हम लोग ये मान लिया पहले क्रय मूल्य 100 है, तो लाभ कितना परसेंट दिया ऑप्शन 80 है, तो लाभ 80 हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 180 हो गया। अब हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, क्या कि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है। विक्रय मूल्य को क्या कर दिया गया, 3 गुना, यानी कितना हो गया, 540। क्रय मूल्य तो वही रहा ना, क्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 100 ही रहा। अब बताइए लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें कितना बचेगा, 440। 540 में से 100 घटाएं कितना आएगा, 440। क्या ये लाभ का 5 गुना है, क्योंकि इसको 3 गुना करने पे लाभ कितना गुना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए। तो क्या 5 गुना है, नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन लेंगे। दूसरा ऑप्शन लेंगे कि लाभ को हम लोग 100% मानेंगे, तो 100 का 100% कितना होगा, 100 होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। अब कंडीशन हम सेटिस्फाई कराएंगे, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया गया, इनको 3 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा, 600। क्रय मूल्य तो वही रहेगा ना, 100 ही रहेगा। अब देखो लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना आया, 500। तो हमको क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो क्या लाभ 5 गुना हो गया, हाँ 5 गुना हो गया। तो ये ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर क्या होगा, बी। और किसी को भी रख के देखेंगे ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये देखिए जल्दी हो गया, एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर लिए। इसमें जोड़ो घटाओ सब कुछ करो, ये बहुत टाइम टेकिंग है, इसी वजह से ये इस मेथड को आप अप्लाई कीजिएगा बाय ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया इसमें x रुपए 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ। तो पहले तो ये ज्ञात कीजिए कि लागत कितना है उसका, 42,000 में खरीदता है, 6,000 उसका मरम्मत पे लगा देता है, यानी 48,000 है। अब बेचता किसमें, कितने में है, यानी विक्रय मूल्य 54,000 है। तो क्या ज्ञात करना, लाभ। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएं, कितने का लाभ, कितने के लाभ पे बेचा है, 6,000। और नीचे क्या होता है, लागत या क्रय मूल्य, लागत कितना है, 48,000। क्योंकि हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य या लागत पे ही निकाली जाती है। 2 3 1 2 3 6 8 48, 8 से इसमें भाग देंगे, 12 सही 1/2,
प्रतिशत। 12 से 1 घटा तो मतलब 12.5%। यही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई? लागत कितना है 110, तो छूट निकालना है, तो छूट 110 है, कितने में बेचा गया 104.5 में, 110 में से 104.5 घटाएंगे कितना आएगा 5.5। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ए 2 जीरो कैंसिल, 11×5=55, कितना परसेंट होगा 5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान देंगे साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ये राशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो जाती है, तो हमको ब्याज दर ज्ञात करना है। ये बताइए 2 से 3 वर्ष यानी 1 वर्ष का गैप है, 1 वर्ष में कितना बढ़ा 80 बढ़ा, तो 80 क्या हो गया वो ब्याज ही तो मिला 1 वर्ष में, वो 80। दूसरे वर्ष का हम जैसे दूसरे वर्ष में कितना है 1600 है, तो तीसरे वर्ष ये कितना हो जा रहा है 1680 हो जा रहा है, यानी 1 साल में कितना हो जा रहा है 1600 से 1680, यानी ब्याज कितना बना इसका 80 रुपए, किस पे 1600 पे, तो हम इसका दर निकाल सकते हैं 80/1600। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल, 16×5=80, तो क्या आएगा 5%। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि 5 वर्षों में 1600 है, 6 वर्षों में 1680 है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो सेम पैटर्न अपनाएंगे, देखेंगे इनके बीच कितने का गैप हो रहा है, 1 वर्ष में कितने ब्याज इसमें जुड़ रही है 80, और उस क्या करेंगे जो दूसरा वर्ष है इसको क्या मान लेंगे, ये मूलधन ही तो हुआ, ये मूलधन ही हुआ, इसी मूलधन पे क्या कर लेंगे ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि 1 वर्ष का गैप दिखा रहा है ना, कोई जरूरी नहीं एकदम शुरुआत में जो पैसा उस पे हम लोग निकालें, नहीं 1 वर्ष में क्या हो रहा है 1600 से 1680 हो जा रहा है, तो इस पे क्या ज्ञात कर लेंगे हम, इसका इंटरेस्ट परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे कि मतलब इंटरेस्ट रेट कितना है। ये भी तरीका है सॉल्व करने का। देखिए दिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। यहाँ पे अर्धवार्षिक काउंट करना है, हमारा जो 4 दिया हुआ है रेट, ये 4% प्रति वर्ष दिया है। अब देखिए ये जो 4% दिया हुआ है ना, वो कितने माह का दिया हुआ है 12 माह का दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है अर्धवार्षिक 6 माह का निकालना है, तो प्रतिशत क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 2 दूना 4, तो अब दर क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक ब्याज है, इसमें दर जो है वो अर्धवार्षिक दिया हुआ है। अब ये बताइए 1 वर्ष में 6 महीने के कितने, 1 वर्ष में 6 महीने कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। टी मतलब कितनी बार आएगा, टी मतलब ये समय नहीं 2 साल 3 साल 4 साल ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन में इसका मतलब है 6 महीने का कितनी बार आएंगे 2 बार आएंगे 1 साल में। अब क्या बोल रहा है इसमें निवेश की जाती है 1 वर्ष में इतना प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी,
देखिए क्या करना है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, 25,000 रुपए की राशि अब एक वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी, एक वर्ष में ज्ञात करना है। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2% हो गई। 2% मतलब 1/50, 2% मतलब 1/50, मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो 2/100 होगा। 2/2 से 100 को काटेंगे 50 बार में जाएगा। अब हम लोग यहां से पहला तरीका कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट मेथड कि जो नीचे है उसको मूलधन मान लेंगे, मूलधन, और ऊपर जो है इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, मिश्रधन। तो मूलधन कितना हो गया 50, मिश्रधन कितना हो गया 51। ये एक साल का है, एक साल का यानी फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का मूलधन 50 और मिश्रधन कितना हो गया 51। जब 2 साल का निकालना होता है, जब 2 साल का निकालना होता है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 50 का स्क्वायर और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2500। मूलधन कितना हो गया 2500 और ये 2601, 51 का स्क्वायर 2601 हो गया। दिया हुआ क्या, निवेशित कितनी की जाती है, 25,000 निवेशित की जाती है। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 25,000, तो 25,000 का मान कितना होगा, ये किसका मान होगा, 2500 का मान होगा। 2500 का मान ही तो देखिए, इसमें मूलधन कितना है 2500 आया है, और यहाँ पे निवेशित मूलधन कितना दिया, ओरिजिनल 25,000 दिया हुआ है, तो 2500 का मान कितना हुआ 25,000 हुआ। अब हमको क्या पूछ रहा है कि इतने प्रतिशत की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन इसमें कितना है 2601। अब ये कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा 2601, 26,010। क्या आंसर होगा, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। ए ने 75,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ किस अनुपात में बढ़ता है, पहले का जो कैपिटल है और टाइम है अपान दूसरे का कैपिटल और टाइम, कैपिटल मतलब पूंजी, ये लाभ के अनुपात में बढ़ता है, पहले का लाभ बटा दूसरे का लाभ, इसी अनुपात में इनके लाभ बढ़ता है। देखिए क्या है कि पहला जो है 75,000 के साथ व्यापार शुरू किया, ये कितने महीने किया 12 महीने। दूसरा 37,500 के साथ, मान लो ये कितने दिन किया एक्स महीने किया, और इनके लाभ का अनुपात क्या हो गया, देखिए लाभ का अनुपात 3/1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 75 पचे 75 2 750, 75 पचे 375, 5 दूना 10, 3 से 12 काटो 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब x यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है b कुछ समय बाद शामिल, यानी b टोटल कितने महीने काम किया 8 महीने, b टोटल कितने महीने काम किया 8 महीने काम किया, यानी कितने महीने बाद उसमें जुड़ा, क्योंकि एक साल का ये तो अनुपात है ना, एक वर्ष में लाभ का अनुपात है, तो b जब 8 ही महीना काम किया यानी कितने महीने बाद ज्वाइन किया होगा 4 महीना, क्योंकि 4 महीने ये काम नहीं किया है, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 में से 8 घटा देंगे
टोटल 12 महीना है, जिसमें से 8 ही महीना काम किया, तो कितने महीना काम नहीं किया? 4 महीना, यानी 4 महीना बाद इसको क्या कर दिया, किया, ज्वाइन किया, यानी बिजनेस में 4 महीना बाद इसमें शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, सही क्या होना चाहिए? 68, लेकिन लिया क्या गया है? 88। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए, 0.5 से बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? देखिए, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या, मान लो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? x मान लेते हैं, कक्षा में छात्र कितने हैं? x मान लेते हैं। हमको लिखना क्या चाहिए था? 68, लिखे कितना है? 88, तो कितने का अंतर कर दिए? 20 का। तो इसे 20 बढ़ने के कारण औसत अंक में 0.5 की वृद्धि होती है। औसत अंक में वृद्धि मतलब जितने भी लोग रहेंगे प्रत्येक के अंक में 0.5 की वृद्धि होगी। औसत में वृद्धि का मतलब जितनी संख्या रहेगी प्रत्येक के अंक में 0.5 की वृद्धि होगी। तो कितने लोग हैं? मान लो x लोग हैं, तो प्रत्येक सभी लोग की अंक में कितने की वृद्धि होगी? x इंटू 0.5। जैसे औसत अंक मान लो 3 लोगों का औसत अंक 45 है। अब क्या हुआ? चौथा व्यक्ति जुड़ने के कारण उनके औसत अंक में 1 की वृद्धि हो गई। औसत में 1 की वृद्धि हो गई, मतलब औसत में 1 की वृद्धि का मतलब प्रत्येक के आयु के औसत में 1 की वृद्धि। तो टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? 4 की वृद्धि हुई। जितनी संख्या है जो औसत में वृद्धि है उतने से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, जो किसके बराबर होगी? यही 20 के कारण ही तो परिवर्तन हो रहा है, इसी 20 के कारण। तो x का मान ज्ञात करना है। 5 दूना 10, 20 दूना 40, x की वैल्यू 40। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? औसत अंक 0.5 बढ़ जाती है। हमको क्या करना है कि औसत अंक 0.5 बढ़ती क्यों है? क्योंकि 20 अंक इसमें क्या कर दिया जाता है? हम लोग गलती से ले लिया जाता है। तो 20 अंक के बराबर हमको लाना है, तो 0.5 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाएगा? 0.5 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अब वो हाँ 15 आएगा। और उसके बाद 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। तो डी ऑप्शन सही है। बाई ऑप्शन कर देंगे हम, क्योंकि अल्टीमेटली परिवर्तन 68 की जगह 88 लिखने के कारण ही आ रहा है, यानी 20 का अंतर है, 20 ज्यादा लिखने के कारण है। प्रत्येक की औसत में 0.5 बढ़ा है, तो हमको यही तो ज्ञात करना कितने छात्र हैं। तो जितने छात्र होंगे उतने छात्रों में इतने की वृद्धि होगी, तो यानी कि उतने छात्रों की संख्या को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसके बराबर आना चाहिए? 20 के बराबर आना चाहिए। तो 40 का 0.5 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 20 आएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी से 2 गुना कुशल है और बी से 3 गुना कुशल है, और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए ये हम लोग क्षमता का अनुपात निकालने जा रहे हैं। किसका अनुपात? क्षमता। कुशलता मतलब क्या होता है? क्षमता। कुशल मतलब कितने, इनकी क्षमता कितनी है, क्षमता का अनुपात निकालने जा रहे हैं। ए बी सी, ए बी से 2 गुना कुशल है, ए जो है बी से 2 गुना कुशल है। अगर ए की बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता
2 हो गई। और बी सी से 3 गुना कुशल है, बी जो है सी से 3 गुना कुशल है। अगर बी की क्षमता 1 हो गई तो सी की अगर सी की क्षमता 1 हो गई तो बी की क्षमता 3, क्योंकि 3 गुना कुशल है। एक इधर बढ़ा देंगे, इसके बाद खाली है, इसके पहले खाली है, तो इधर नीचे से ऊपर नहीं लिखते हैं, दाएं बाएं लिखते हैं, या तो दाहिने तरफ या तो बाएं तरफ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। यह इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। अब बोल क्या रहा है, यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जो सी है जिसकी क्षमता कितनी है 1 है, तो अगर हमको कुल काम ज्ञात करना है, सबसे पहले कुल काम ज्ञात करना है, ज्ञात कर ले, तो हम क्या कुल काम ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, कितने दिन में करेगा, समय इंटू क्षमता। कुल काम ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, समय इंटू क्षमता। तो सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 30 दिनों में, तो सी का समय कितना दिया हुआ है 30, और सी की क्षमता भी कितनी दी हुई है 1, तो कुल काम कितना हो गया 30। कुल काम बराबर समय मतलब कितने दिन में वो कार्य कर सकता है इंटू क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है 1 दिया हुआ है। बोल रहा है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टी ए प्लस बी प्लस सी ज्ञात करना है, मतलब तीनों मिलकर काम को कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कुल काम में उनकी क्षमता से भाग दे देंगे, क्योंकि हमको समय निकालना है ना, तो कुल काम में हम क्षमता से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो तीनों की क्षमता से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि वे एक साथ मिलकर उस काम को कर रहे हैं। 6 3 9 1 10, कितना आ गया आंसर 3, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होगी, यानी कि D1 और D2 बराबर है, D1 बराबर D2, क्योंकि उसी दूरी को बोला है। तो D1 बराबर दूरी बराबर 4 इंटू समय 250, 4 इंटू समय 4 घंटा, D2 इज इक्वल टू यानी दूरी बराबर 4 इंटू समय, 4 मान लेते हैं V है, समय कितना हो गया 1 घंटा 40 मिनट है, 1 घंटा हो गया प्लस 40 मिनट दिया हुआ है, इसको घंटे में चेंज करना है, तो 60 से क्या कर देंगे भाग देंगे, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 5/3, तो यहाँ पे क्या हो गया 5/3, 5 से इसमें 50 बार में जाएगा, 4 तिया 12 5 60, V की वैल्यू 600 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो फार्मूला बेस पे है। यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलती है, मतलब इसका चाल दिया हुआ है 1 घंटे में कितना चलती है 45 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर पाती है। और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल पाती है, यानी इसका चाल क्या हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा 36 किलोमीटर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि दोनों चालों का अंतर 45 और 36 का अंतर 9, ऐसे लिख देते हैं, फार्मूला लिख लीजिए, दोनों चालों का अंतर
अपान बिना रुके चाल इंटू 60। तो दोनों चालों का अंतर कितना होगा? 45 माइनस 36 बटा बिना रुके किस स्पीड से चलती है? 45 इंटू 60। ये कितना हुआ? 9 बटा 45 इंटू 60। 9 पचे 45, 5 बराम 60 यानी 12। हर घंटे कितना रुकती है? 12 मिनट रुकती है। ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा? मिनट में आएगा। हर घंटे कितना रुकेगी? 12 मिनट रुकेगी। आंसर सी। ये फार्मूला पे है। अगला क्वेश्चन, दिया किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। तथा इसका क्षेत्रफल 6750 है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले तो हम जान ले आयत होता क्या है। लंबाई L, चौड़ाई B। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या मान लेंगे? 5x मान लेंगे। चौड़ाई क्या मान लेंगे? 6x मान लेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 6750, क्योंकि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 6750 दिया हुआ। ये क्या हो गया? 30x² इज इक्वल टू 6750। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 6, 3 25 तिया 75, 25 तिया 75, 3 दूना 6। x की वैल्यू कितनी होगी? ये 15 का स्क्वायर है तो x की वैल्यू 15 होगी। x की वैल्यू 15 होगी तो ये 5x है तो 15 पचे 75 हो गया लंबाई। ये 6x है, 15 छका 90 हो गया चौड़ाई। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई? 75 बटा क्षेत्रफल कितना हो गया? 6750। देखिए, 75 में 9 का भाग देंगे, 9 पचे 45 के 5, 9 से 63, 4 67, 90। 1/90 आएगा। आंसर डी हो जाएगा। ये पहला तरीका है जो बेसिक है। दूसरा तरीका क्या है? आपको सेकंड में कैसे करना है? देखिए, दूसरा तरीका, हमको क्या मालूम है कि आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। आयत की लंबाई और आयत की क्षेत्रफल का अनुपात यही ना ज्ञात करना है। हम क्या जानते हैं? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। 5, ऐसे ही समझिए, 5x इंटू 6x यानी 30x² होगा। अब x का मान जो भी हो, यानी नीचे जो संख्या होगी, मतलब ऊपर लंबाई हो गया, नीचे जो संख्या होगी 30x² होगा। यानी जो क्षेत्रफल होगा वो 30 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 30 का गुणक होगा उसमें। 30 का गुणक इसमें कोई है? 80 है। 80 क्या 30 से विभाजित हो जाएगी? नहीं। 84 30 से विभाजित हो जाएगी? नहीं। 100 नहीं। 90 क्या होगा? 30 से विभाजित होगा। 90 30 से मिलकर बना है, 30 इंटू 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे कि हम लोग क्षेत्रफल, लंबाई का अनुपात अपान क्षेत्रफल का अनुपात, लंबाई का अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। दूसरा तरीका, या फिर ऐसे देख लो, इसकी लंबाई का अनुपात कितना हो गया?
5x हो गया। और क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो गया? 30x² हो गया। ये तो हुआ लंबाई 5x हो गया, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 5x इंटू 6x यानी 30x हो गया, 30x² हो गया। तो जो भी नीचे संख्या आएगी वो 30 का क्या होगी? गुणक होगी, मतलब वो 30 का उसमें गुणा होगा। कोई ऐसी संख्या जिसमें 30 का गुणा हुआ हो? नहीं। इसका मतलब ये संख्या, अगर इस संख्या 30 से गुणा है, मतलब 30 का गुणक है, तो वो संख्या 30 से विभाजित भी तो होगी। वो संख्या क्या होगी? 30 से विभाजित भी होगी। तो हर संख्या को 30 से विभाजित करो, कोई नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, एक ही संख्या कट रही है, डी। तो यही आंसर हो जाएगा, 1 सेकंड में है ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 11 से विभाजित होने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे, 1000 हो गया। इसको 11 से विभाजित कीजिए, 11 9 99, बचा कितना है? 1। 11 9 99, बचा कितना? 1 बचा। अब यहाँ पे क्या हो गया? 0, यानी 10 हो गया, बचा कितना? 10। अब हम 10 बच रहा है, हमको 11 से क्या करना है? ऐसी संख्या ज्ञात करना है 3 अंकों की जो क्या हो? 11 से विभाजित हो जाए। इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 10 नहीं घटा सकते, ये मत सोचिएगा कि 10 घटा दे जो शेषफल बचा। अगर 10 घटाएंगे तो 990 हो जाएगा, जो कितनी अंक की संख्या हो जाएगी? 3। हमको क्या ज्ञात करना है? 4 अंक की संख्या ज्ञात करनी है, इसी वजह से 1 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यानी 11 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 1001। अब कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। तो सबसे पहले 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 1000 है, इसको क्या करेंगे? 13 से विभाजित करेंगे, 13 सते 91, बचा कितना? 9, 90 हुआ, 90 हुआ, 13 सते 91, यानी इसमें भी अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 से कट जाएगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से भी कट जाए वो क्या हो जाएगी? 1001 हो जाएगी। अब क्या कर रहा है? अंकों वाली संख्या के इन दोनों संख्या के अंकों के योग का गुणनफल, इन दोनों के अंकों का योग कितना हो गया? 1 और 1 2, इन दोनों के अंकों का योग 2, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी गुणनफल 2 2 दूना 4। ऑप्शन सी हो जाएगा।